हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 18 सम इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण कीट। तो देखिए, इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स को हम लोगों ने दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है। एक है हानिकारक कीट और दूसरे हैं बेनिफिशियल कीट। हानिकारक मतलब जो हमारी फसलों को, हमारे जानवरों को या हमको नुकसान पहुंचाते हैं, और बेनिफिशियल जिससे हम लोगों को कृषि में कुछ फ़ायदा है या हम लोगों से उनसे कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में। तो हार्मफुल इंसेक्ट में भी हम लोगों ने कुछ सब कैटेगरी बना ली हैं कि कृषि के लिए कौन हानिकारक है, हमारे पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य पशुओं के लिए कौन कौन हानिकारक है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सारे कीटों को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के लिए जो हानिकारक कीट है, टिड्डी। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, हाल फिलहाल न्यूज़ में भी चल रहा है कि टिड्डी दल जो है ये एक्चुअली में ट्रांसकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन करते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पूरा एक सफ़र करते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है देशांतरण, देश बदल कर ये आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की सीमा से और हमारे राजस्थान और इस इलाके में बहुत सारे टिड्डी दल, करोड़ों की संख्या में ये टिड्डी दल भारत में आए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं कि ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको कुतर जाते हैं, और जब किसी पेड़ पौधे की सारी पत्तियां हट जाएंगी तो वो भोजन नहीं बना पाएगा और उसके पौधे के दूसरे भागों को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये जो टिड्डी है, लोकस्ट, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये करोड़ों की संख्या में माइग्रेशन करते हैं, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा है कैटरपिलर। तो देखिए, कैटरपिलर क्या है उसको समझिए कि जैसे आप लोगों ने तितली या मॉथ, जैसे तितली को बटरफ्लाई बोलते हैं, मॉथ का मतलब है पतंग, कीट पतंगे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसकी जो लार्वल स्टेज है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। मतलब क्या हुआ कि जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, उसकी लार्वल जो अवस्था है, लार्वा जो अवस्था है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर क्या करता है कि किसी भी पेड़ को खोखला करके उसमें अंदर घुस जाएगा, और जब कोई पेड़ अंदर से खोखला हो जाएगा तो डेफिनेटली वो थोड़े दिन में सूख जाएगा। तो दूसरा हमारे समझ में आ गया कैटरपिलर क्या है। तीसरा देखें, A.2 कैटेगरी में हम लोगों ने लिखा है मनुष्य एवं पशुओं के लिए जो हानिकारक है। अभी यहाँ पर मैंने देखा था कृषि के लिए टिड्डी दल और कैटरपिलर, और भी हो सकते हैं, जैसे कपास में रोग पैदा करने वाला है, ईख में जो गिडार पड़ जाती हैं वो हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो हानिकारक कीट हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए, हम लोग कितना भी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे वीडियो में, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी छूट ही जाएगा। तो हम लोग, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग वीडियो में इंक्लूड कर सकें। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो इसको बाद में कभी हम लोग और वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक, सबसे पहले मैंने लिखा खिजाने वाले। खिजाने का मतलब होता है एनोइंग, मतलब बड़ा इरिटेशन जो कॉज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है कॉकरोच। देखिए, कॉकरोच एज सच मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एज सच, मतलब वो ना तो मनुष्य को खाएगा कभी, ना कोई ऐसा एसिड या ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेगा जिससे मनुष्य को नुकसान हो। लेकिन आसपास जब कॉकरोच होगा तो ऐसा लगता है कि बड़ा एनोइंग सा, इरिटेशन सा फील होता है, ठीक। और कॉकरोच फूड पॉइजनिंग तो कर सकता है, जैसे हमारे जो बर्तन रखे हुए हैं उनमें कॉकरोच अपना जो है यूरिन निकाल दे या फीसिस निकाल दे, है ना, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरा है लाल और काली चींटी। जैसे हम लोग खुद भी देखते हैं कि हमने जब कभी कपड़ा पहना और मान लीजिए उसमें चींटी है, तो हमारे पूरे शरीर में जो है वो एनोइंग सा हो जाएगा, बड़ा इरिटेशन टाइप का हो जाएगा। अब एक पॉइंट और याद रखें, कॉकरोच का जो ब्लड है वो वाइट कलर का है, क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का पिगमेंट है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, वो कॉकरोच में नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ देखें, ये जो लाल और काली चींटियां हैं ये फॉर्मिक एसिड को सीक्रेट करती हैं। किसको? फॉर्मिक एसिड को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। लाल और, जैसे आपने देखा होगा, काली चींटी एक के ऊपर एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन बना देती हैं, तो वो सिग्नल देने का काम ये करता है फॉर्मिक एसिड। चलिए, अब आते हैं हम लोग जहरीले कीट पर। जहरीले कीट का मतलब है कि जो अगर मनुष्य को या पशुओं को काट जाए तो उनको कोई नुकसान हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें मधुमक्खी। मधुमक्खी तो जानते होंगे आप लोग, शहद बनाने के लिए जो है हनी बी। तो इसमें याद रखेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि मधुमक्खी का जो डंक है, मधुमक्खी का जो डंक है वो बेसिकली एसिडिक है। मधुमक्खी का डंक कैसा है? एसिडिक। एसिड का मतलब होता है अम्ल।
अच्छा, मधुमक्खी के डंक में होता क्या है? मधुमक्खी के डंक में एक एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामीन। क्या बोलते हैं? हिस्टामीन। और भी हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, हिस्टामीन है। हिस्टामीन एलर्जी करता है, वहां पे स्वेलिंग होगी, मतलब सूजन आ जाएगी जहां भी खाएगा वो मक्खी खाएगी मधुमक्खी, और पेन होगा प्लस रेडनेस वहां पर हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मधुमक्खी का जो डंक है वो कैसा है? तो भाई वो अम्लीय है, वो एसिडिक है। तो हमको फर्स्ट एड रेमेडी क्या करनी चाहिए? हमको प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काट गई है तो क्या करना चाहिए? उस जगह को पानी से धो देना चाहिए, थोड़ी सी बर्फ रख देनी चाहिए ताकि स्वेलिंग ना हो। और जो डंक उसने मारा है, डंक में कैसा पदार्थ है? अम्लीय है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस उसके ऊपर लगाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? हमको कोई लोहे की जंग लगी चीज को उसके ऊपर रगड़ देना चाहिए, या जो बेकिंग सोडा है हमें उसके ऊपर लेप कर देना चाहिए, क्योंकि अम्ल और बेकिंग सोडा कैसा है? बेसिक, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ब्लिस्टर बीटल। मतलब बीटल भी एक प्रकार का ये कीट है जो खाने पर बड़ी स्वेलिंग और पेन कॉज करता है। ऐसे ही एक और होता है, आपने देखी होगी, इसको वेस्प बोलते हैं या पीले कलर की बर्र बोलते हैं, इसको गांव में बहुत सारी है, ये बर्र बोलते हैं। इसका जो डंक है वो होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। तो अगर किसी को बर्र काट गई है तो हमें क्या करना चाहिए? उस जगह को पानी से धो देना चाहिए, बर्फ रख देनी चाहिए ताकि स्वेलिंग ना हो, और जिस जगह पर काटा है उस जगह पर विनेगर लगा देना चाहिए, सिरका लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो डंक है उसमें क्या है? बेसिक, क्षारीय पदार्थ है। हम लोग अगर कोई अम्ल लगा देंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे नोट करेंगे आप लोग। फिर आते हैं हम लोग परजीवी कीट पर। परजीवी कीट क्या है? जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, जो दूसरे के ऊपर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसको दो प्रकार से बांटा है हमने, बाह्य परजीवी मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट, अंतः परजीवी इंटरनल पैरासाइट। तो देखिए, बाह्य परजीवी में सबसे पहले आ गया जूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइस। मतलब किसी के सिर में जुएं पड़ जाते हैं, वो उसके लिए एक्सटर्नल पैरासाइट है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बाल में जो है जुएं पड़ गए, तो जो जुएं हैं वो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के सिर में जुएं पड़ गए हैं तो वो जुएं उस व्यक्ति को किल नहीं करते, मारते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सिर है वहां से वो ब्लड को चूसते रहते हैं। तो जूं है। अच्छा, जूं से क्या नुकसान होगा? उस होस्ट को जिसके ऊपर जुएं हैं उसको रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है। मतलब ऐसा फीवर जो कभी बढ़ेगा जो कभी कम होगा, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर है पिस्सू। अच्छा, पिस्सू आप लोगों ने देखे होंगे, ज़्यादातर जानवरों में होते हैं, कुत्तों में ज़्यादातर होते हैं। पिस्सू वो हैं जो मक्खी सी होती है ब्राउन कलर की और घूमती रहती है, जो कुत्तों के ऊपर मंडराती रहती है, वो है पिस्सू। खटमल को बोलते हैं बैड बग। खटमल क्या है? बैड बग। जैसे बहुत सारे बिस्तरों को अगर हम लोग झाड़ें नहीं, उसमें नमी हो, तो बिस्तरों के अंदर छोटे छोटे, अगर हम उसके ऊपर सो जाएंगे तो ऐसा लगेगा हमें कोई काट रहा है, तो वो है खटमल, बैड बग। और अगर हम लोग ऐसे बिस्तर पर सोते हैं जिसमें खटमल है तो हमें स्किन डिजीज होने का खतरा है, लेप्रोसी बोलते हैं, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग होने का खतरा है। चलिए, अंतः परजीवी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है बॉट फ्लाई, बघाई मक्खी। बघाई मक्खी क्या है? देखो कि बघाई मक्खी अपने अंडों को जो मॉस्कीटो है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देती है। मतलब कैसे? अपने अंडों को जो मॉस्कीटो है उसके पैरों पे चिपका देगी। अब कैसे चिपका देगी? भाई जहाँ पर मच्छर बैठा हुआ है उस जगह पर बॉट फ्लाई ने अपने अंडे दिए थे। अब मच्छर उस जगह बैठ गया तो मच्छर के पैरों में वो अंडे जो हैं वो चिपक गए। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को खाएगा तो उसके डंक के साथ ये अंडे भी उसके अंदर चले जाएंगे, तो ये बन गया एंडो पैरासाइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सभी पॉइंटों को मैं यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है वीडियो क्लास बनाने का कि सारे के सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। हालांकि ये वीडियो छोटा होगा, हम लोग इसके आगे और भी वीडियो, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये वीडियो है तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, कोई वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन पॉइंट में सारे कवर करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगी वस्तुओं के विनाशी कीट। जैसे आपने देखा होगा, हम अपने घर में बड़ी अच्छी अच्छी सी लकड़ी की जो है दरवाजे बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, तो उस दरवाजे या अलमारी में कुछ दिनों में दीमक लग जाती है, या हमने अपना जो अनाज भंडार करके रखा हुआ है उसमें घुन लग जाती है। तो ये सब क्या है? हमारी उपयोगी वस्तुओं को नाश करने वाले कीट हैं,
घुन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीविल्स, पतंग मतलब मौत, दीमक टर्माइट। अब दीमक के बारे में क्या विशेष बात है, दीमक को हम लोग एक सामाजिक कीट बोलते हैं। अच्छा, सामाजिक कीट किसको बोलेंगे, जो झुंड बना के रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है वो अपने परिवार के साथ रहता है, आइसोलेशन में नहीं रहता है, हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है, तो इसको बोलेंगे सामाजिक। और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर बहुरूपी। बहुरूपी का मतलब हो गया पॉलीमॉर्फ। मतलब क्या है कि जो दीमक है, दीमक की जो जनसंख्या है उसका वर्गीकरण किया गया है। कैसे किया गया उसको समझिए कि दीमक में एक राजा, एक रानी, सैनिक और श्रमिक, इस प्रकार 4 प्रकार के दीमक पाए जाते हैं एक कॉलोनी में। अच्छा, अगर हम लोग यहीं मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में बहुमुखी नहीं है, मनुष्य जो है वो पॉलीमॉर्फ नहीं है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। वो बात अलग है कि कोई अपने कर्म के अनुसार, कोई जो है फौज में चला गया, कोई बैंक में चला गया, कोई टीचर बन गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन टर्माइट के केस में क्या है कि भगवान ने ऊपर से ही उसको आइसोलेट करके भेजा है। भगवान ने उसको जो है किसी को राजा, किसी को रानी, किसी को श्रमिक और किसी को सैनिक बनाया है। और एक चीज़ देखें, यहाँ टर्माइट के केस में जो राजा और रानी है उसको बोलते हैं रॉयल पेयर, शाही जोड़ा, और वही शाही जोड़ा अंडे देता है और फिर उन्हीं अंडों से फिर दूसरे टर्माइट्स, दूसरे दीमक बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो दीमक है वो ज़्यादातर नीम की लकड़ी, सैतूत की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, इस तरह की लकड़ियों को ज़्यादा पकड़ती है दीमक। ठीक। और ये आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है, लकड़ी को नुकसान पहुंचाने में इस दीमक का बहुत बड़ा हाथ है। और दीमक जहाँ लगती है वहाँ पे देखते होंगे आप लोग, वहाँ मिट्टी सी इकट्ठी हो जाती है। और ये जो घुन है ये अनाज को नुकसान पहुँचाती है। जैसे गेहूँ में घुन लग जाए तो बस सफ़ेद सा पाउडर रह जाता है, पूरे जो गेहूँ के दाने हैं वो खोखले हो जाते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं रोग फैलाने वाले कीट। ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं, ये क्या कर रहे थे, ये तो उस चीज को ही नष्ट कर रहे थे। अब ये क्या करेंगे, ये बीमारी फैलाएंगे। तो देखिए, डिजीज एक्चुअली में ये फैलाने वाले हैं, डिजीज पैदा करने वाले नहीं है। पैदा, इसको समझिए, देखो जैसे मच्छर है, मच्छर ने एक किसी मलेरिया युक्त आदमी को खाया और फिर उसने एक हेल्दी पर्सन को खाया, तो मच्छर के काटने से मच्छर के लार्वा में जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसफर हुआ है, उस प्लाज्मोडियम की वजह से मच्छर जो मलेरिया है वो फैला है। तो जो मच्छर है वो रोग का वाहक है, रोग का कारक नहीं है। रोग फैलाने वाला था कौन, रोग करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। अब जैसे घरेलू मक्खी है, ये घरेलू मक्खी हम देखते होंगे गंदगी में बैठती है, गंदी चीज़ों पर जाकर बैठती है और फिर यही आकर हमारे भोजन पर आके बैठ जाए। तो जो गंदगी में जो बैक्टीरिया है, जो प्रोटोजोआ है ना, वो उसके पैरों पर चिपकेगा और वही फिर मक्खी हमारे खाने पर आके बैठेगी, तो हमारा जो भोजन है वो कैसा हो गया, वो दूषित हो गया। और वही भोजन हम लोगों ने खा लिया तो हम भी क्या हो गए, बीमार हो गए। तो ये जो मक्खी है वो एक तरह से रोग का वाहक है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ डिस्कस करता हूँ डायरिया को। ये डायरिया क्या है, तो देखो डायरिया को करने वाला जो है वो है रोटा वायरस। क्या है, रोटा वायरस। ये वायरल इन्फेक्शन है जो मक्खी के द्वारा रोटा वायरस किसी भोजन पर पहुंच गया और वो भोजन, दूषित भोजन किसी व्यक्ति ने खा लिया, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को एक तरह से समझ लीजिए वाटरी फीसेस होंगे, उस व्यक्ति को दस्त हो जाएंगे, उस व्यक्ति को उल्टी होगी। वो है नॉर्मल क्या, डायरिया। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं अतिसार। क्या बोलते हैं, अतिसार। ठीक है। तो डायरिया में क्या होता है, सिंपल उल्टी, दस्त, मतलब उसके शरीर से पानी की कमी हो जाती है, ऐसे समझिए। अब देखो, अमीबिक डिसेंट्री क्या है कि जब ये डायरिया लंबे समय तक रहेगा तो उसकी आंतों में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसका जो मल पदार्थ होगा उसमें से म्यूकस और उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। हिंदी में अगर मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो खूनी दस्त बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं पेचिस। क्या बोलते हैं, पेचिस। और फिर है एक टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है वो टाइफाइड पैदा करता है। अब टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड भी एक दूषित भोजन से, दूषित पानी से होने वाला है। टाइफाइड में होता क्या है, बुखार आएगा और उस व्यक्ति की गर्दन पर और पेट पर रेड कलर के रैसेस पड़ जाते हैं। देखिए, हम लोग इन बीमारियों को आगे एक वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर केवल एक बेसिक समझ बनाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अमीबिक डिसेंट्री नाम से पता चल रहा है, ये होता है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये होता है रोटा वायरस और ये होता है साल्मोनेला टाइफी।
और इन सभी रोगों का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मच्छर। अच्छा, ये सब के सब कीट है, कीट मतलब इंसेक्ट, और ये आ किस में रहे? आर्थ्रोपोडा में। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा संघ है, ऐसे बोलिए। तो मॉस्किटो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे क्यूलेक्स मच्छर है ना, एनाफ्लीज मच्छर है, एडीज मच्छर है। तो हमने अलग अलग उनके लिए लिख दिया है कि कौन सा मच्छर किस रोग का वाहक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एडीज एल्बोपिक्टस। एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? इसको बोलते हैं टाइगर मच्छर। ये बहुत बड़ा मच्छर, नॉर्मल मच्छर से इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या करता है? ये डेंगू फीवर, चिकनगुनिया और येलो फीवर नामक जो बुखार हैं उनको पैदा करता है। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? देखो, डेंगू फीवर में फीवर है, ये भी फीवर है, ये भी फीवर है। डेंगू फीवर में उस व्यक्ति की स्किन पर रैसेस हो जाएंगे और उस व्यक्ति की आंखों में ज़्यादा दर्द रहता है। इस व्यक्ति को बुखार आएगा और उसके जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। इस फीवर में बुखार तो रहना ही रहना है सब में, उसकी मसल्स में, उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। टेम्परेचर कभी बढ़ेगा, टेम्परेचर कभी कम होगा। ठीक, तो ये बेसिक से डिफरेंस है। आप लोगों से क्वेश्चन क्या बनेगा कि टाइगर मच्छर से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? येलो फीवर, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, बस। अब देखिए हम क्यूलेक्स मच्छर। ये क्यूलेक्स मच्छर क्या है? देखिए, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है जापानी एनसेफेलाइटिस। देखो, एनसेफेल को बोलते हैं मस्तिष्क, और आइटिस हम लोगों ने पीछे लगा दिया, तो आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाएगी, उसी को बोलते हैं जापानी एनसेफेलाइटिस। किसकी वजह से हो रहा है? क्यूलेक्स मच्छर की वजह से हो रहा है। फिर आता है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज किसको वाहक है? किस रोग का वाहक है? मलेरिया का। हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि मलेरिया का कारण है वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की कई सारी प्रजातियां हैं, वो हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं सीसी फ्लाई, मतलब सीसी मक्खी, ऐसे समझिए। ये अफ्रीका और सहारा वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको स्लीपिंग सिकनेस क्यों बोलते हैं? बुखार इसमें भी आएगा। स्लीपिंग सिकनेस इस वजह से बोला है क्योंकि ये स्लीप पैटर्न को, हमारी जो नींद आने का जो पैटर्न है उसको बदल देता है, डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, सीसी फ्लाई और सैंड फ्लाई, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो सीसी फ्लाई से क्या हो रहा है? स्लीपिंग सिकनेस, ऐसे याद रखो, एस फॉर सीसी फ्लाई एंड एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस। फिर आ जाओ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से होता है काला जर। एक्चुअली में ये बुखार है, इसमें स्किन ब्लैक पड़ जाती है खून की कमी से। स्किन कैसी हो जाती है? ब्लैक, इसलिए इसको बोल दिया काला जर। काला ज्वर बोलते हैं या ब्लैक फीवर बोल सकते हैं हम लोग इसको। स्किन कैसी हो जाती है इसमें? ब्लैक कलर की। फिर हम लोग आते हैं खटमल, जिसको बेड बग बोलते हैं। लेप्रोसी, कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। शरीर की जो जूं है, जिससे हमको रिलैप्सिंग फीवर या ट्रेंच फीवर हो जाएगा। बुखार रिलैप्स का मतलब होता है बुखार सही हो गया, थोड़े दिन बाद फिर बुखार आ गया, बुखार सही हो गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर बुखार आ गया, तो इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। अब हम लोग पढ़ते हैं जो ऐसे कीट जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मधुमक्खी पालन को या मधुमक्खी के अध्ययन को, मधुमक्खी पालने के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, API, एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। अब मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, ये भी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा बहुरूपी, मतलब यहाँ पर कॉलोनी में भी जो मधुमक्खियाँ हैं उनको विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है? रानी, नर मक्खी और श्रमिक मक्खी। क्वीन और नर मक्खी को ही बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन का काम क्या है? भोजन की सर्च में इधर उधर जाना। श्रमिक क्या है? वर्कर हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पराग हैं, उनको ढूंढ के लाएगा और छत्ता बनाने का काम करेगा। जो ड्रोन है वो बेसिकली उस छत्ते की रखवाली करने के काम आते हैं, और जो वर्कर है वो नेक्टर, जो रस है, फूलों का रस है, उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि भाई रानी जो है वो देती है अंडे। रानी देती है अंडे। कब देगी अंडे? जब नर मक्खी से उसका क्या होगा? क्रॉस होगा। ध्यान से सुनिए,
नर मक्खी से रानी का क्रॉस होगा तो क्या आएंगे भाई, अंडे आएंगे। अब ये जो अंडे हैं वो दो प्रकार के हैं, फर्टिलाइज्ड एग और नॉन फर्टिलाइज्ड एग, मतलब निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। कौन करेगा, नर मक्खी और रानी। ये जो वर्कर मक्खी है ये है स्टेराइल, ये नपुंसक है, ये सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ये दोनों सेक्सुअली एक्टिव है। अब समझिए, जो निषेचित अंडे हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 32। मतलब क्या है कि जो मधुमक्खी की मादा है उसके 16 क्रोमोसोम और जो नर है उसके 16, जब ये दोनों क्रॉस कर लेंगे तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है। तो जब रानी अंडे देती है, अंडे दो प्रकार के हैं, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित से रानी बनती है और ये श्रमिक बनते हैं, वर्कर्स बनते हैं। रानी बनती है और श्रमिक बनते हैं। जो अनिषेचित अंडे हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 16 है, उससे बनते हैं ड्रोन। अब एक चीज याद रखना, रानी सेक्सुअली एक्टिव है, ये मेल या ड्रोन ये सेक्सुअली एक्टिव हैं। जो वर्कर्स हैं दे आर स्टेराइल, ये नपुंसक है। अब ये नपुंसक बने क्यों उसको समझिए। निषेचित अंडों से जो रानी बनी है और साथ में बने हैं ये श्रमिक वर्कर, तो रानी एक केमिकल सब्सटेंस निकालती है जिसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। उससे ये जो वर्कर मक्खियां हैं ये नपुंसक हो जाती हैं। चलो उसको मैं लास्ट में एक बार और समझा दूंगा। चलो अब हम लोग यहाँ आते हैं। अब एक थे प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मधुमक्खी के व्यवहार को समझा, उसकी स्टडी की, और इन्होंने देखा कि ये जो मधुमक्खियाँ डांस करती हैं, दो प्रकार का डांस करती हैं। एक तो करती हैं राउंड, गोल गोल घूमती हैं, राउंड डांस करती हैं, और दूसरा करती हैं टेल वैगिंग, अपनी पूंछ को, अपनी दुम को ऐसे हिलाती हैं। टेल वैगिंग, दुम दोलन नृत्य। राउंड को मतलब हो गया, राउंड का मतलब हो गया गोल गोल घूमना। टेल वैगिंग का मतलब होता है अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाती हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर। तो ये जो वैज्ञानिक थे इनको नोबेल प्राइज मिल गया, किस लिए? कि मधुमक्खी के डांस की अध्ययन किया, इससे उन्होंने उनका व्यवहार को पता किया। ठीक है। अब इसको जो निषेचित, ये है रानी मक्खी और ये है नर मक्खी। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस, इसमें 16 क्रोमोसोम, इसमें 16 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे बन गया अंडा। कितने हैं इसमें? ये 32 हैं। अब ये जो अंडा है ये दो प्रकार के हैं, यहाँ पे ऐसे समझिए। ये जो अंडा बन गया यहाँ पर, ये दो प्रकार के हैं, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित और अनिषेचित। जो निषेचित है उससे बनती हैं रानी और श्रमिक वर्कर, और इससे बनते हैं सारे ड्रोन। अच्छा, रानी एक केमिकल सब्सटेंस निकालती है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो इन श्रमिक मक्खियों को स्टेराइल कर देता है, नपुंसक कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम लोग आते हैं B.2 रेशम कीट, सिल्क वर्म। तो देखिए रेशम जो है, रेशम अध्ययन को, रेशम कीट पालने को बोलते हैं। जो रेशम कीट है उसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मॉर्ली, नाम याद रखना है। और ये जो है रेशम कीट है भारत में, वो सहतूत वाली जो प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मॉर्ली। अब ये बॉम्बिक्स, इस पर क्वेश्चन क्या बनने वाला है वो समझिए कि रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, और भारत का जो कर्नाटक राज्य है वो रेशम उत्पादन में नंबर 1 है। और समझिए कि ये जो अंडा है, रेशम कीट का जो अंडा है वो 10 दिन बाद अंडे में मादा कीट लार्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 दिन बाद उस अंडे में क्या बन जाएगा? मादा कीट लार्वा। लार्वा क्या है? उसकी सबसे पहली, अंडे से निकलने के बाद सबसे पहली स्टेज है, उसको बोलते हैं लार्वा। अब 30 से 40 दिन बाद क्या होगा? देखिए कि ये 30 से 40 दिन बाद जो लार्वा है वो थोड़ा सा विकसित होगा और अपनी लार ग्रंथियों से अपने चारों ओर एक संरचना बना देगा, एक गोल गोल संरचना बना देगा जिसको बोलते हैं कुकून। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं कोया। अब क्या होगा कि ये जो
चारों ओर कोया बन गया है, चारों ओर कुकून बन गया है, इसके अंदर जो लार्वा था अब वो बन गया प्यूपा। अब ये प्यूपा बन गया, 12 से 15 दिन बाद यही प्यूपा जो है एक मैच्योर इंसेक्ट बन जाएगा, पूर्ण कीट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं इमेगो। तो आप लोग सीक्वेंस याद रखें, अंडे से लार्वा, लार्वा से यहाँ पर कुकून बन गया चारों ओर, उसके अंदर डेवलप हो गया प्यूपा, और उसके बाद बन गया पूर्ण कीट जिसको बोलते हैं इमेगो। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किस अवस्था में रेशम बनता है, तो वो बनता है प्यूपा अवस्था में। देखो जैसे ही प्यूपा बन गया है उसको इमेगो नहीं बनने देना है, उससे पहले ही इस प्यूपा को गर्म खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला कोया है, कुकून है, वो अलग हो जाएगा और हम लोग उस रेशम को अपने लिए यूज़ कर लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग लाख कीट। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में लाक्षागृह सुना होगा आप लोगों ने, तो वो लाख का ही बना हुआ था। ये जो लाख कीट है वो बेसिकली बेर, बरगद और अंजीर के पेड़ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसमें देखिए कि अंडे से, लाख के अंडे से जो लार्वल स्टेज निकलती है उसको बोलते हैं निम्फ। तो देखो आप लोगों को 2-3 लार्वा याद रखने हैं। रेशम कीट में अंडे से जो लार्वा बना है, लार्वा से फिर प्यूपा बना है जिससे रेशम बनता है। लाख इंसेक्ट में अंडे से क्या बना है, निम्फ बना है, NYMPH। एक और याद रखें, ये जो कॉकरोच है इसका भी लार्वा होता है, कॉकरोच के लार्वा को बोलते हैं मैगॉट, MAGGOT। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक पेज के ऊपर जो बॉर्डर है उस पर लिख देना, कॉकरोच का लार्वा मैगॉट, रेशम कीट का लार्वा क्या बन गया, प्यूपा, और लाख कीट का लार्वा निम्फ बन गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झारखंड में है, रांची में है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन भी कहाँ हो रहा होगा, डेफिनेटली झारखंड में हो रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे ज़्यादा आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। और मेरे इन वीडियोस का मुख्य उद्देश्य, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिंसियर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचने चाहिए, और आप लोग प्रॉपर तरह से नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल सकें। थैंक यू।